हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 की पाठ्यपुस्तक साइंस के अंतर्गत जीव विज्ञान में पहला जो चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, उसके अंतर्गत आज हम लोग यानी कोशिका के कार्य क्षेत्र अर्थात कोशिका के अंगक और अन्य कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और साथ ही कोशिका यानी एक कोशिक और बहुकोशिक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। साथ ही कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के बीच अंतर भी समझा था। और आज हम लोग कोशिका के अंतर्गत कोशिका के कार्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कोशिका जो है यानी जंतुओं में भी पाया जाता है और पादप अर्थात पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। तो देखते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के यानी उसमें हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी संरचना को देखेंगे, तो उसमें भिन्न भिन्न कोशिका के कार्य क्षेत्र और उसके अंगक मिलेंगे। तो आज की क्लास जो है कुछ जो बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र के द्वारा उसका वर्णन करेंगे। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर अच्छा आपको लगे तो कमेंट और साथ ही शेयर करें। तो आइए आज चलते हैं यानी कोशिका के कार्य क्षेत्र यानी कार्य क्षेत्र के बारे में। तो कोशिका के कार्य क्षेत्र यानी जब कोशिका हम देखेंगे किसी भी कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी हमारी भी जंतु कोशिका यानी हम लोग में भी कोशिका है, पादप में भी कोशिका है, तो उसमें क्या क्या मिलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और यह जंतुओं में प्राय पाया जाता है। जब पादप की ओर जाते हैं तो पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज का बना होता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली और साथ ही कोशिका में केंद्रक मिलेंगे। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर कोशिका द्रव्य मिलेंगे, साथ ही केंद्रक में केंद्रक द्रव्य मिलेंगे। तो इसको विस्तार से चर्चा हम करेंगे बाद में, यानी कि जितने भी कोशिका के अंगक है, केंद्रक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम है, यानी भिन्न भिन्न जितने भी अंगक है उसके बारे में हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो आज देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य ये कार्य क्षेत्र है। तो इस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत हम कोशिका के अंगक के नाम कुछ जानते हैं कि क्या क्या है। पहला है कि प्लाज्मा झिल्ली जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, और दूसरा कोशिका भित्ति जो पादप में पाया जाता है, साथ ही कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पे कोशिकांग यानी कोशिका में पाए जाने वाले जो अंगक होते हैं, अंग होते हैं, उसे कोशिकांग कहते हैं। और वह कोशिकांग क्या क्या है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। जब भी कोशिका में तो केंद्रक होती है, और जब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका तो उसमें केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, परंतु जब यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं तो केंद्रक स्पष्ट दिखाई देता है, उसको ससीम केंद्रक भी कहते हैं। तो यहाँ पे केंद्रक और दूसरा क्या अंतर्द्रव्यी जलिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका और दूसरा खुरदरी। यानी चिकनी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
SER, और जब खुरदरी जब होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरिया। तो यहाँ पे आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है राइबोसोम, रसधानी पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दोनों पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रसधानी छोटी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, बिजली घर भी कहते हैं इसको, पावर हाउस मतलब सेल कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का निर्माण होता है ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, और वह ऊर्जा जो है यानी ATP के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है। तो यहाँ पे उसके बाद लवक के बारे में जानकारी प्राप्त, जिसे प्लास्टिड भी कहते हैं। तो लवक जो कि यानी कि प्लांट अर्थात पादप कोशिका में पाए जाते हैं। साथ ही गोल्जी उपकरण, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या का थैली भी कहते हैं। तारक केंद्र और कसाभिका फ्लैजिला, और इसके बारे में जो हम लोग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, जिसे हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। और यह जो है यानी प्रत्येक कोशिका की जो संपूर्ण आंतरिक रचनाएं होती है वह लिपिड और प्रोटीन से बनी, यानी लिपिड और प्रोटीन के अणुओं से बनी एक जीवित झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली जो है, यह झिल्ली क्या है, एक प्रकार का यानी अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस झिल्ली के द्वारा यानी विशेष पदार्थ अंदर बाहर आने जाने देते हैं, और साथ ही इसी कारण इसे यानी कोशिका के रासायनिक संगठन संतुलित रहता है, और यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। साथ ही यानी कोशिकांग की जो है, जितने भी कोशिकांग है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली जो है यानी कि कोशिकाओं के भीतर विभिन्न प्रकार के पदार्थों की यानी इसमें गति होती है, और साथ ही प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ विशेष पदार्थों को अपने से होकर अंदर बाहर आने जाने देती है, गुजरने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यानी प्लाज्मा झिल्ली को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट जो बिंदु है विसरण, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है कि जब कोई पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है, अर्थात उसको हम विसरण कहते हैं इस प्रक्रिया को। जैसे CO2 ऑक्सीजन यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब मान लीजिए कि पानी यानी चीनी का विलयन तैयार करते हैं, तो विलयन तैयार करते हैं और एक सिर्फ केवल पानी लेते हैं, यानी सांद्रता किसमें, पानी जिसमें चीनी की मात्रा है उसमें सांद्रता अधिक होगी, और जिसमें सिर्फ पानी है वो इसमें सांद्रता उसकी कम होगी। तो यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, यानी CO2 या O2 गमन करता है। और साथ ही नेक्स्ट चलते हैं परासरण। परासरण जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं, और यह द्रव अवस्था में पदार्थों का आवागमन जो होता है कोशिकाओं में एक अन्य प्रक्रिया द्वारा होता है, यानी जिसे हम परासरण कहते हैं। और यह जल के यानी जब जल के अणु का यानी क्या होता है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के से होकर के उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गमन करता है, जिसे हम परासरण कहते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि यह जब परासरण होता है, परासरण की दर जो होता है यानी इसके आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है कि अल्प परासरणी दाब, दूसरा क्या होता है सम परासरण दाब, और तीसरा क्या होता है यानी अति परासरण दाबी विलयन। 3 प्रकार के विलयन को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम अल्प परासरण दाब में क्या होता है, चीनी या नमक का विलयन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोशिका को डाल देते हैं। कोशिका को डाल देते हैं तो क्या होता है, यानी फूल जाता है कोशिका, यानी जल
में जब चीनी या नमक को डालते हैं तो कोशिका को डालने के बाद क्या होता है, कोशिका फूल जाती है। यानी यह क्या है, अल्प परासरणी दाब। अल्प परासरणी दाब होता है। और दूसरा सम परासरणी दाब। सम परासरणी दाब में क्या होता है, विलयन की सांद्रता और कोशिका के पदार्थ की सांद्रता दोनों जब बराबर हो जाती है उसको बोलते हैं सम परासरणी दाब। और तीसरा जो है यानी अति परासरणी दाब। जब देखते हैं कि जल में किशमिश डाल देते हैं तो वह फूलने लगता है। और साथ ही जब हम चीनी का विलयन तैयार करेंगे और किशमिश को उसमें डाल देंगे तो धीरे धीरे किशमिश क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी अति परासरण दाबी विलयन। और अब देखते हैं कि अमीबा में जो भोजन की प्रक्रिया होती है, 10 क्लास में इसे पढ़ेंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। तो 9 क्लास में अमीबा में जो भोजन की प्रक्रिया होती है, लेने की जो प्रक्रिया आती है, खाद्य कण जब अमीबा के संपर्क में आती है तो उसके कुटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ लेता है और जिसे हम लोग एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।